हेलो दोस्तों, ये माय डियर वुड बी डॉक्टर्स। ये क्वेश्चन हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें क्वेश्चन 1 to 10 डिस्कशन था। ये 2023 का नीट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये दूसरा वीडियो है जिसमें कि 11 से 20 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट थ्योरी, ठीक है। तो हम लोग जरा से देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक्स प्रोड्यूस्ड बाय ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। हम अगर इसके लिए बात करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन अगर हम लोग देख लें इसमें, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर लिखते हैं फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, तो एन ओ लिखते हैं, दिस इज V by 2L। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप तो VC बराबर लिखते हैं, दिस इज V by 4L। सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ये NC लिखते हैं ना। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, ये फंडामेंटल है दोनों, तो ओपन टू क्लोज, तो ओपन टू NO by NC, दिस इज V by 2L by V by 4L and this is 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2:1 पहला आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि रिलेटेड कॉन्सेप्ट थ्योरी हम अगर बात करें, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऑर्गन पाइप, organ pipe, having a pipe, ठीक है, having vibration of air, vibration of air producing sound of different frequencies, ये हो गया ऑर्गन पाइप। अगर लिखें ऑर्गन पाइप, ये दो तरह का होगा, ठीक है। एक तो हो जाएगा क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड, ये हो गया ओपन, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप लिख सकते हो, ऑर्गन पाइप, ठीक है। अब इसमें क्लोज्ड में मतलब एक इंड क्लोज्ड होगा, ठीक है, ऐसे ये इंड हो गया क्लोज्ड और ये इंड हो गया ओपन। और इसमें क्या होगा कि दोनों इंड ओपन, ये भी ओपन, इधर से ये भी ओपन, ठीक है। मतलब ये इस तरह से आएगा। अब है कि क्लोज में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इन क्लोज ऑर्गन पाइप, ए में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी इन क्लोज ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप। इसका मतलब साफ है कि क्लोज ऑर्गन पाइप में अगर हम बात करेंगे तो जब देखो, ये हो गया, इसमें लिखते हैं मोड 1। अलग मोड का मतलब ये हो गया, मोड का मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी से हम फूकेंगे, मतलब थोड़ा स्लो फूकेंगे तब मोड 1 हुआ। थोड़ा और एनर्जी बढ़ाएंगे, थोड़ा और एनर्जी हम लोग फूकने का देंगे, माने हवा को जो फूकते हैं वाइब्रेशन के लिए, ठीक ना। इसमें जो हम लोग बनाते हैं, तो देखो ये स्टैंडिंग वेव का एग्जांपल है, ये एक्स और वाई कर लें, ये यूं, ये ऐसे आएगा, ठीक है। इसमें जो देखो ये है क्लोज, माने नोड, उसको हम लोग नोड बोलते हैं। माने ऐसे अगर जानना चाहो तो ये हो जाएगा एंटी नोड,
और ये हो जाएगा नोड, ठीक है। तो नोड और एंटी नोड स्वाभाविक है, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, ये जो अगर डिस्टेंस लिखेंगे ये λ/2 और ये हो जाएगा λ/4। अगर इधर से लिख दे तो जो मिनिमम सबसे होगा, ठीक ना, ये ऐसे होगा, मतलब ये यहाँ पे नोड बनेगा और यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं λ/4, यहाँ से लेंथ आ जाएगा, ये l है, मान लो से ये l है, इसका λ बराबर हो जाएगा 4l। तो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं n1 बराबर v/λ, v/4l। इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। अगर मोड 2 के लिए हम लोग बात करें, मोड 2, तो मोड 2 में क्या होगा कि इसी फिगर को हम लोग एक बार फिर से ड्रॉ कर दें। हम यहाँ पे ये x है, मान लो ये y है, ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन, ये आ जाएगा ग्राफ। तो एक तो पहला था ये दूसरा यहाँ से आ जाएगा। तो अब जरा सा देखो कि ये λ/4 था और ये λ/2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ऐसे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि अच्छा, इसमें अगर ग्राफ दिखाना चाहें तो ये ऐसा बनेगा, ऐसे, ठीक है, ये l है, ठीक है। मैंने कहने का मतलब ये हो गया कि ये l बराबर लिखते हैं λ/2 λ/4, इसका ना दिस इज 3 λ/4, दिस इंप्लाइज कि λ बराबर हो जाएगा 4l/3। सो अगर हम n2 लिखते हैं तो दिस इज v/λ एंड दिस इज v/4l/3, 3 ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये फंडामेंटल जो है, जैसे ये अगर हम लोग बात करें 3 गुने n1 हो जाएगा फंडामेंटल का, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। अगर अगला हम लिख दे मोड 3, मोड 3, तो कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें एक अगला आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कि l बराबर हो जाएगा 5λ/4, लैम्डा बराबर हो जाएगा 4l/5। सो हम लिखते हैं n3 बराबर ये v/λ, तो दिस इज v/5/4l। देखो ये हो गया फिफ्थ हार्मोनिक, पांचवा टाइम्स है हार्मोनिक, और सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। सो फाइनली लिखते हैं कि n1 is to n2 is to n3 is to बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 is to 3 is to 5 is to डैश डैश डैश, ठीक है। मतलब इसमें मिसिंग जो हो जाएगा, मिसिंग इवन नंबर, मिसिंग है इवन नंबर, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो साउंड सुनाई देता है ये बहुत उतना इफेक्टिव या उतना अच्छा साउंड नहीं होता जितना कि ओपन ऑर्गन पाइप में होता है। तो हम इसमें लिखे बी में ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो इसमें जो है सो मोड 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। अगर आप इसको ग्राफ से देखोगे यूं, ये x ये y, जैसे यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है और यहाँ पे भी एंटी नोड बन रहा है, मतलब ओपन इंड पे ओपन इंड एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड, क्लोज्ड इंड पे नोड बनेगा। क्योंकि इसमें मतलब यह है कि नोड बनेगा इसलिए कि यहाँ पे क्या है कि एयर जो वाइब्रेशन है ना, ये वाइब्रेशन को फ्री नहीं है, ठीक है। तो वाइब्रेशन को जब फ्री नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि ये जो है सो नोड बनेगा। और यहाँ ओपन इंड पे क्या है कि जो एयर पार्टिकल्स है वो वाइब्रेशन को फ्री है,
तो वाइब्रेशन को फ्री है, इसका मतलब जो है सो यहाँ पे जो है सो ये बनेगा एंटी लोड। ठीक है, तो हम अगर इसको देखना चाहें तो कुछ इस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे देखो पहला ये λ/2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये L है और ये कुछ ऐसे आएगा, तो हम लिखते हैं L बराबर λ/2। इसका λ/2L आ जाएगा। तो N1 बराबर लिखते हैं V/λ एंड दिस इज V/2L। ये हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। और इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे अगला मोड का, तो मोड 2 लिखते हैं। मोड 2 में स्वाभाविक है कि यहाँ पे हम फिर से एक बार फिगर दिखते हैं। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये यहां से लेकर के जो है सो यहां तक आ जाएगा, और ये हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा के लिए बात करेंगे तो ये अगर हम इसमें बात करना चाहें, ये L लेंथ है, ये ऐसे है। ठीक है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा L। तो N2 बराबर लिखते हैं, दिस इज अगेन V/λ एंड दिस इज V/2 है। सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटो लिख सकते हैं। अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे फिर मोड 3 के लिए, मोड 3, तो ये L बराबर जो होगा सो 3 λ/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका लैम्डा बराबर हो जाएगा 2L/3। सो N3 लिखेंगे, इसे अगेन V/λ, 3V/ हो जाएगा 2L। ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटो। ठीक है, फाइनली लिखते हैं इसका जो रेशियो आ जाएगा, फाइनली N1:N2:N3 बराबर आ जाएगा 1:2:3। इसमें जो है सो सभी फ्रीक्वेंसी है, मतलब इवन भी है और ओड भी है। इसका मतलब पूरा का पूरा रेगुलर फ्रीक्वेंसी इसमें आ रहा है, जिसके चलते आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो है साउंड ज्यादा मधुर है, ज्यादा श्रीलनेस है क्लोज ऑर्गन पाइप के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम इसको यहीं तक छोड़ेंगे। इसमें तो बहुत सारा चीज है, इंड करेक्शन है, फिर उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा, बट उतना हम बस रिवाइज करना चाह रहे हैं कि खाली दोनों जिससे रिजल्ट कंसर्न है वो हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अब जरा से देखो कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहा है, ठीक ना, कि क्लोज सरफेस में। तो एक तो गॉस लॉ है मैग्नेटिज्म में, तो हम लोग लिखते हैं इसका सॉल्यूशन लिखेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मतलब सिंपल है कि हम लिखेंगे B.dA, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों होता है, तो लिखेंगे रीजन कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स remains always of circulating behavior। सर्कुलेटिंग का मतलब क्या हुआ, जरा देखो कि अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल से बात करेंगे तो ये नॉर्थ है, मान लो ये साउथ है, सपोज करो, तो लाइंस ऑफ फोर्स इधर से निकलेगा, इसे मान लो इस तरह से हम लोग बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे लेटर से इस तरह से, तो बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, और भीतरे जो ये लाइंस ऑफ फोर्स आ जाएगा ये साउथ से नॉर्थ के आ जाएगा।
इसका माने ये जो है सो नेट हम किसी भी एरिया पे लिखेंगे, अगर नेट हम कहीं भी लिखेंगे, कोई भी एरिया ले लेंगे, मान लो जैसे ये हम एरिया ले लें, तो जितना बाहर बाहर जा रहा है उतने ही फिर भीतर से वापस आए, तो नेट लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, सर्कुलेटिंग बिहेवियर। सो नेट लाइंस ऑफ फोर्स, सो नेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, magnetic lines of force through any cross section, remains always 0, always 0, और इसीलिए ये जो हो जाएगा सो दिस इज 0। हम समझते इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बनी तो कॉन्सेप्ट ही है गॉस लॉ से कि क्योंकि ये सर्कुलेटिंग बिहेवियर का होता है इसलिए हमेशा 0 हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वर्क फंक्शन कहता है, तो वर्क फंक्शन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना, तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं क्या कि सॉल्यूशन फॉर द इमिशन और ejection of electron, the incident energy must be equal to or greater than the work function। ठीक है, वर्क फंक्शन इसको हम लोग फाइव बोल देते हैं, लेट अस से। इसका मतलब जो एच न्यू आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तभी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ठीक है, तब इंसिडेंट एनर्जी जो है सो यहाँ पे हम लिखते हैं हियर इंसिडेंट एनर्जी बराबर हो जाएगा 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये चेक कर लो इसमें, ठीक है ना, कि इंसिडेंट जिसका वर्क फंक्शन है इसमें किससे ये ज्यादा है। तो देखो यहाँ सीजियम का 2.14 है, पोटेशियम का 2.30 है और सोडियम का है 2.75। तो स्वाभाविक है कि ये 2.414 जो है सीजियम के लिए, ठीक है ना, उससे ये ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो होगा सो सीजियम ही इसमें आंसर आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब है कि अगर इसके लिए हम लोग बात करें कि सॉल्यूशन कैसे बने, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन अगर हम बात करते हैं तो यह है एच न्यू बराबर 5 प्लस के मैक्स। मतलब ये हो गया कि ये जो एच न्यू है ये इंसिडेंट एनर्जी है, और ये हो गया वर्क फंक्शन, और थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये तो काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जो जाएगा उसका ये के मैक्स है। ठीक है, तो यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि एच न्यू बराबर हो जाएगा एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर इधर से बात करें तो वी मैक्स लिखेंगे तो दिस इज √2 बाई एम एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसका मतलब हो गया कि हम अगर मान लो कि ये भीतर में न्यू, इफ न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, तब वी मैक्स विल हैव रियल वैल्यू, वी मैक्स विल हैव रियल वैल्यू। तो रूट में नेगेटिव आ जाएगा, अगर रूट में नेगेटिव आ जाएगा तो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो डिफाइंड नहीं होगा तो मामला खत्म। इसलिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए,
ठीक ना। तो स्वाभाविक है कि इसका मतलब एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, एच को बाहर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मतलब ये हो गया। सो फाइनली हम लिखेंगे, सो फाइनली फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the photoelectric surface, photoelectric surface nu no greater than equal to nu naught h and h nu, ऐसे लिख दो, थोड़ा सा इसको ठीक कर, h nu naught, ठीक है। ये एच सी बाई लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज एच सी बाई लैम्डा नॉट। दिस इंप्लाइज कि यहाँ से लिखेंगे न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, यहाँ से लिखेंगे लैम्डा लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, माने वेवलेंथ कम होना चाहिए, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये थ्रेशोल्ड माने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। इसी में अगेन थोड़ा सा, और ऐसे तो बहुत सारा चीज है इसमें लिखना चाहे, अगेन EVS बराबर हो जाएगा हाफ mv max का स्क्वायर, जहां ये VS जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसका सो फाइनली अगर लिखेंगे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं एच न्यू नॉट प्लस EVS, माने आइंस्टीन का इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है। यदि इस अगेन इंप्लाइज अगर चाहो तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर EVS, ठीक है। तो ये हम लोग इतना इसमें रिवाइज के नाम पे, थ्योरी के नाम पे, जैसे देखो अब क्या है कि फोटोइलेक्ट्रिक बहुत बड़ा फेनोमेनन है, तो बहुत बड़ा फेनोमेनन है, जैसे उसका जो है हम थोड़ा बोल दे रहे हैं। क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, किसी भी मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी आप दोगे तो हाइयर ऑर्बिट में जाएगा, फिर हाइयर ऑर्बिट में अगर एनर्जी कंटिन्यूअसली आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि एक टाइम आएगा जब एनर्जी बाय बाय टाटा करके न्यूक्लियस फोर्स से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात ये कि वो एनर्जी चाहे आप जिस रूप में दो, तो एनर्जी अगर हीट के फॉर्म में दोगे तो उसका नाम है थर्मोनिक इमिशन। अगर एनर्जी जो है सो लाइट के फॉर्म में दो तो इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और अगर एनर्जी मान लो कि उसको फील्ड के टर्म माने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दे तो उसका नाम है फील्ड इमिशन, ठीक है। मतलब तीन तरह से हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का से निकाल सकते, मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते तीन तरह का एनर्जी डाल के। अब रही बात ये कि इसी में अगर हम लोग बात करना चाहें, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो का इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो था, ये जो फ्रीक्वेंसी आएगा, क्योंकि ई तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए तो एब्जॉर्ब करेगा, तो ई जितना बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेगा, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted per second या करंट इन द सर्किट, करंट, ठीक है, पर सेकेंड, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा इंटेंसिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट। इसी तरह से मतलब हम इसी तरह से एक पॉइंट और लिख दें कि द Ke max of the electron
depends on incident frequency. Incident frequency and is independent of intensity of light. ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा और भी चीजें हैं जो कि कर सकते हैं, लेकिन पूरा रिवीजन तक मुश्किल हो जाता, तो फिर 2 घंटे के बदले 4 घंटे का हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि मिनिमम वेवलेंथ एक्सरे का। एक्सरे क्या है? एक्सरे है, देखो ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरे दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट बाहर से गिरता है और उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके चला जाता है। इसमें क्या है कि हाईली एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स हम लोग किसी टारगेट पर स्ट्राइक कराते हैं और उसमें से ये एनर्जी रिलीज होता है, माने रेडिएशन से रिलीज होता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। हाईली एनर्जी का, हाई एनर्जी का ये एक्सरे होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो सिंपल, अगर हम सॉल्यूशन खाली लिखें, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो जो एनर्जी हो गया माने E इंटू V इलेक्ट्रॉन से थ्रू द पोटेंशियल V वोल्ट, तो इतना एनर्जी आ जाएगा और ये आ जाएगा H न्यू मिनिमम, या न्यू बराबर hc बाय लैम्डा। ठीक है, इसका ना जो V होगा, V जो हो जाएगा, V प्रोपोर्शनेट हो जाएगा 1 बाय लैम्डा, यदि सिंपल कि लैम्डा प्रोपोर्शन हो जाएगा 1 बाय V। ठीक है, अगर इसके लिए हम लोग रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिखें, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, पहला तो लिखेंगे कि एक्स रेज प्रोडक्शन is the reciprocal of फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम इसे लिख देते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये उसका उल्टा है। ठीक है, इट इज सिंपली the energy conversion। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है is converted into the radiations, माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रेडिएशंस। ठीक है, इस कहने का मतलब ये हो गया कि EVS जो हम लोग लगाएंगे, दिस इज हाफ mv स्क्वायर, दिस इज h न्यू, दिस इज hc बाय लैम्डा। ठीक है, दिस इज E गुने Vs स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये एक मिनट, इसको थोड़ा हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लिखना चाहें तो ये हम लिखते हैं डेल्टा V EVS, माने ये एक रिलेशन आ जाएगा जिसमें पूरा का पूरा तुम्हारा एक्सरे और क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब इसी में तुमको एक लाइन में माने रिजल्ट आ जाएगा। सिंपली एनर्जी कन्वर्जन है इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी वो एसिलेटेड करेंगे वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक मिलेगा, ई काइनेटिक एनर्जी जा करके वहां से टकराएगा और टकराने के बाद जो है सो जैसे हम लोग कूलिज ट्यूब वगैरह इसमें लिखते हैं तो उस तरह का ये प्रोडक्शन हम लोग को कर देगा। यहाँ पे क्या है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज अप्लाइड। Voltage applied across the terminals।
टर्मिनल्स, ठीक है। एंड इसी में कॉमा देकर के लिख दो, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट फ्लोइंग in the Polish tube, ठीक है। इसको हम लोग Polish ट्यूब से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसी को हम लोग अगर बात करना चाहें, एक मिनट, ठीक है। इसमें हम लोग अगर बात और करना चाहें कि जैसे मान लो कि वेवलेंथ था, वो जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे दिया हुआ है, वेवलेंथ है सी बाई लैम्डा, ई वी एस वगैरह, ई मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है ना। इसी में अगर हम ये लिखें कि इंटेंसिटी जो एक्सरे का है, तो एक लाइन और लिख देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स on the current flowing through the circuit, and is independent of the voltage applied, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सरेज के बारे में। वो जो इक्वेशन आया था, ये वाला इक्वेशन, इसको थोड़ा ये कर ले, बस यही एक इक्वेशन को घुमा फिरा के जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन आता है, मान लीजिए जैसे एक्सरे प्रोडक्शन बंद हुआ, इसका नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन किए हैं, उसमें हम लिख दिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो घुमा फिरा के होगा, ये इसी तरह से होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 12 वोल्ट एंड 60 वाट लैंप, पावर और वोल्टेज दिया हुआ है, देखो, ठीक है। थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर दें, ठीक है। लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन थोड़ा बात कर लेते हैं। हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एसी में 220 वोल्ट, एज्यूमिंग ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, ठीक है। व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग। तो पहले तो इसको हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर लिखेंगे तो जो पावर इनपुट होगा, पावर इनपुट, यही पावर आउटपुट होगा। मैंने कहने का मतलब पावर लॉस नहीं होगा, मतलब नो पावर लॉस, तभी आइडियल होगा। अगर पावर लॉस होने लग जाएगा तो फिर ये आइडियल का कोई मतलब नहीं बनता। इसका मतलब हो गया भी ऐसे लिखो, Vp प्राइमरी में Ip पावर का होता है VSIS, ठीक है। अब जरा गौर से देखो कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो 60 वाट दिया हुआ है, लैंप कनेक्टेड टू द सेकेंडरी स्टेप डाउन, 12 वोल्ट 60 वाट सेकेंडरी में है, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, तो ये 220 हो जाएगा। करंट प्राइमरी में पूछ रहा है, पावर जो है सो ऑलरेडी 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मैंने आईपी जो हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 60 बाई 220, इसका 3/11, मतलब हो गया 0.1133 है, 63 Assume transfer to vary the current in the primary winding. Current in the primary winding 12, करंट तो सेकेंडरी में दिया नहीं, पावर दिया लैंप पर, कोई बात नहीं, यहाँ से आ जाएगा। ये 2 और 7 एम्पियर, यही कुछ आएगा, मतलब चौथा आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब है कि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के लिए अगर हम बात करें तो हम देखते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट। रिलेटेड कॉन्सेप्ट पहले तो है ट्रांसफार्मर।
यूज्ड ओनली फॉर एसी, पहला है कि ये एसी के लिए यूज होता है। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डीसी, डीसी के लिए माने इनपुट लिख दो, ये इनपुट, ठीक है। ये जो हो गया सो ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर यहाँ लिख दें। ट्रांसफार्मर तो ये दो तरह का हो गया, ऐसे तो और भी बहुत तरह का होता है। ये वोल्टेज के आधार पे हो गया स्टेप अप और ये हो गया स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप अप का मतलब हम लोग कम वोल्टेज देंगे और ज्यादा ये होगा, माने वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। स्टेप डाउन में कि हाई वोल्टेज देंगे पर ज्यादा वोल्टेज देंगे और कम आउटपुट मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसको, मान लो कि स्टेप अप, ठीक है। मतलब ये हो गया कि अगर ट्रांसफार्मर के लिए ये जो है ये कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर कहलाता है। और इधर से जो है सो ये इनपुट हम लोग देते हैं, इनपुट, और इधर से जो है सो ये आउटपुट आता है, आउटपुट, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल कहलाता है, ये सेकेंडरी कॉइल। ये हो गया प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, ये हो गया सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्टेप अप माने लोअर वोल्टेज होगा तो इसमें जो होगा सो NS, ये NS ग्रेटर देन NP हो जाएगा। N जो होगा सो नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज जो हो जाएगा सेकेंडरी का ग्रेटर होगा वोल्टेज प्राइमरी का। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर लिखेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए लिखते हैं तो ये आ जाएगा पावर इनपुट, पावर प्राइमरी बराबर पावर सेकेंडरी। इसका नाम VP/IP, VS/IS, इसका नाम IP/IS बराबर VS/VP एंड दिस इज NS/NP, नंबर ऑफ टर्न्स का, ठीक ना। इसका मतलब हो जाएगा, देखो, और ये इनवर्सली है, इसका I प्रोपोर्शनेट हो जाएगा 1/N, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से लिखेंगे तो स्वाभाविक है करंट जो है उलट जाएगा, तो IS जो होगा सो लेस देन IP हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं इसे। उसी तरह से लिखेंगे यहां पे इम्पीडेंस और प्राइमरी कॉइल, और ZP लिखते हैं तो ये हो जाएगा VP/IP, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फॉर सेकेंडरी कॉइल या ऐसे लिखो, ऐसे लिखते हैं। सो फाइनली जो रिलेशन आ जाएगी, क्या क्या रिलेशन आएगा ये देख लो। तो VP/VS, ये आ जाएगा NP/NS, पहला प्राइमरी डायरेक्ट हो जाएगा। करंट में आ जाएगा IP/IS, ये हो जाएगा NS/NP, और ये हो जाएगा ZP/ZS, ये हो जाएगा। देखो ZP का मतलब हो जाएगा कितना, VP/IP, अब ये हो जाएगा VS/IS, इसका नाम VP/IP गुने IS/VS, इसका मतलब VP/VS गुने IS/IP, ये हो जाएगा दिस इज NP²/NS², ये हो गया जेड माने रेजिस्टेंस एक तरह का कहो, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। ऐसा रिलेशन ये सब पूछता है जी, तो ये याद रखना, माने तीनों का तीनों रिलेशन।
ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी के लिए बात करेंगे, सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, तो लिखते हैं फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर अगर बनाओगे तो फिर इसी तरह से बना दो, और क्या, ये कोर है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी आउटपुट। यहां से इसको थोड़ा सा ठीक से बना दो, और क्या, ये हो जाएगा इनपुट, ठीक है। तो इनपुट हो जाएगा, ये लाइन ऑफ इंटरेक्शन के लिए से लाइन खींचते हैं, ये कोर हो गया ट्रांसफार्मर का। ये लेमिनेटेड होता है, लेमिनेटेड का मतलब हो गया पतला पतला क्रॉस सेक्शन में काटा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, हम अगर बात करेंगे तो जो आउटपुट वोल्टेज है सेकेंडरी से, ये लेस देन हो जाएगा प्राइमरी से। इसका एनएस जो होगा नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी लेस देन हो जाएगा प्राइम एनपी, ये एनपी आ जाएगा। इसका मतलब जो है करंट जो है आईएस ग्रेटर देन हो जाएगा आईपी से, ठीक है, आईपी से। इसका मतलब ये हो गया कि जेड के लिए अगर बात करेंगे, ठीक है, तो जेड बराबर हम लोग लिखते हैं आईपी बराबर हो जाएगा वीपी बाई जेडपी, आईएस बराबर हो जाएगा वीएस बाई जेडएस। तो एक तो रिलेशन ये आ जाएगा, ठीक है। अब है इसमें कि अगर हम लोग फिर वही रिलेशन देखना चाहें तो सिंपल है, आ जाएगा Vp by Vs and this is Np by Ns। दूसरा रिलेशन देखें Ip by Is, ये हो जाएगा उल्टा है, तो ये Ns by Np, ठीक है। अगर हम इसमें लिखना चाहें Zp, तो ये हो जाएगा Np by Ns का स्क्वायर, ये इस तरह से आ जाएगा। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर हम लोग देखें कि एनपी का देखो, एनएस से प्राइमरी का कम, सेकेंडरी का कम है, सेकेंडरी का कम होगा तो ये सेकेंडरी का जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो जेड एस जो हो जाएगा ये लेस देन जेड पी। यहाँ से हम रिलेशन देख सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा इफिशियंसी देख लो, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर लिखेंगे, दिस इज आउटपुट, पावर आउटपुट बटा पावर इनपुट, ठीक है। इसका मतलब आउटपुट पावर का मतलब Vs Is बाय Vp Ip पहला। दूसरा ये हो जाएगा ऑल्सो पावर आउटपुट जो हो जाएगा, आउटपुट ये पावर इनपुट माइनस लॉसेस, जो ट्रांसफार्मर में लॉस आ जाएगा। सो हम लिखते हैं यहाँ पे कि इफिशियंसी बराबर हो जाएगा पावर इनपुट माइनस लॉसेस बाय पावर इनपुट। इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस लॉसेस बाय पावर इनपुट, इतना लिख सकते हैं। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर अगर बात करेंगे तो पावर इनपुट बराबर हो जाएगा पावर आउटपुट, नो लॉसेस। इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 100%। ये सिचुएशन है, ठीक है। तो हम लोग इसमें बात कर लेंगे माने ट्रांसफार्मर के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, कहता है कि मेटल वायर है जितना, रेडियस इतना और लेंथ इतना, तो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के लिए पूछ रहा है। हम इसको सवाल को बनाएं तो पहले इसको सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे तो लिखते हैं वी है रो बराबर जो हो जाएगा डेंसिटी जो है, रो बराबर हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम।
चलो तो ये हो जाएगा मास, अगर हम मान लो m बोलते हैं, वॉल्यूम हम लोग लिखेंगे क्योंकि सिलिंड्रिकल वायर मेटल वायर है, तो मेटल वायर का मतलब ये हो गया, ऐसा सिचुएशन है। ये रेडियस है r, ये लेंथ, ये डेंसिटी, तो ये आ जाएगा पाई r स्क्वायर l। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन थोड़ा आना चाहिए भाई। तो ये हो जाएगा डी रो बराबर हो जाएगा, पहले तो 1 बटा इसको कॉमन ले लो, पाई r स्क्वायर l डी एम प्लस, ठीक है, m बाहर आ जाएगा भाई, पाई l अगर हम बाहर कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 2 डी आर बाई आर की, ठीक है, प्लस, ठीक है, लिखेंगे ये हो जाएगा m बाई पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी एल बाई एल स्क्वायर। सो डी रो बाई रो बराबर आ जाएगा, देखो ये पूरे से भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा डी एम बाई एम प्लस 2 डी आर बाई आर प्लस डी एल बाई एल। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, आप कहोगे ये चीज कि ये जो माइनस था यहाँ पे, ये माइनस क्यों नहीं रखे, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर कह रहा है। जैसे दो तरह का एरर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल एरर, तो एक्चुअल एरर में हम लोग साइन सहित रखेंगे, आगे बात कर लेंगे, साइन सहित, और जब मैक्सिमम कहेगा तो इसका मतलब सभी हम चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हम उसको जो है सो डायरेक्ट जोड़ के लिखेंगे। तो इसका मतलब थोड़ा और अच्छे से डेल्टा में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा रो बाई रो बराबर डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल, ये लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ से अगर हम वैल्यू लिखना चाहें इसका, तो जैसे देखो हम इसको यहाँ से वैल्यू लिखते हैं, डेल्टा रो बाई रो लिखेंगे। अब इसमें देखो कि इतना तो वैल्यू है और इतना प्लस माइनस पर, डेल्टा का मामला है, ठीक है, तो हम लिखते हैं चेंज कितना आ जाएगा मास में 0.002 बाई 0.4 प्लस 2 इंटू रेडियस में कितना है 0.001 बाई 0.3 प्लस लेंथ में कितना है, तो लेंथ में हम लिखेंगे 0.02 बाई 5, अच्छा सेंटीमीटर में, एनीवे ठीक है ना, तो रेशियो है, ये सब रेशियो है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू हम 100 कर लेंगे, इनटू 100 परसेंटेज के लिए, तो जो इसमें आएगा रिजल्ट वो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब रही बात की रिलेटेड थ्योरीज या रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरर, कैलकुलेशन ऑफ एरर, एरर का मतलब मैक्सिमम या फिर एक्चुअल। हम बता देंगे कि मैक्सिमम में कुछ नहीं है, मैक्सिमम में सारे का सारे प्लस आएगा, ठीक है, और एक्चुअल में जो है जो साइन सहित आएगा एग्जैक्टली वो चीज हम लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जैसे देख लो हम लोग लिखते हैं पहला में, अगर मार्क्स मान लो a प्लस बी है या प्लस माइनस बी, ऐसे लिख दे, तो ये हम लिखते हैं डेल्टा x बराबर हो जाएगा डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। इसका डेल्टा x बाई एक्स लिखेंगे, ये आ जाएगा डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b बाई a प्लस माइनस b। मतलब इसको थोड़ा बाइफरकेट करके लिखे, देयर मस्ट नॉट बी एनी कंफ्यूजन। तो ये हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b बाई a प्लस b एंड डेल्टा x बाई डेल्टा x बराबर डेल्टा a माइनस डेल्टा b बाई a माइनस b। ये आ जाएगा, उन्हें 100 कर लेंगे दोनों साइड तो परसेंटेज में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, मान लो मल्टीप्लीकेशन में अगर हम बात करेंगे b में x बराबर मान लो a इंटू b है, लेट्स से हम डेल्टा x लिखते हैं, तो ये हम लिखेंगे a गुणे डेल्टा b प्लस b गुणे डेल्टा a। सो अगर हम लिखते हैं यहाँ डेल्टा x बाई एक्स भाग दे दो, ये हो जाएगा डेल्टा b बाई b डेल्टा a बाई a
ठीक है, इसका मतलब थोड़ा इसको ठीक से लिख दो, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई गुने 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। अब इसी में हम लिखना चाहें बी में, मान लो x बराबर a बाई बी है, तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, डेल्टा x बराबर लिखेंगे a और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा b बाई बी स्क्वायर, ऐसे प्लस 1 बाई बी कह दे तो ये डेल्टा a। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ से हम ये लिखना चाहें यहाँ, तो डेल्टा x बाई एक्स कर दें तो ये हो जाएगा कि डेल्टा a बाई ए माइनस डेल्टा b बाई बी। अब ये क्या है कि फॉर मैक्सिमम एरर लिखते हैं, फॉर मैक्सिमम एरर के लिए बात करेंगे तो ये डेल्टा x बाई एक्स डेल्टा a बाई सॉरी ये a होगा भाई प्लस डेल्टा b बाई बी, यहाँ प्लस लिख देंगे इसको। और एक्चुअल एरर, अगर एक्चुअल एरर के लिए बात करेंगे तो डेल्टा x बाई एक्स डेल्टा a बाई ए माइनस डेल्टा b बाई बी। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसमें लगता है। इसी में अगर मान लो पावर टाइप से कुछ ऐसा रहे तो पावर टाइप से रहेगा तो उस हिसाब से हम लिखते हैं ए बी, सॉरी सी ना होगा जी, ये सी होगा, इसको सी कर दो। अब अगर मान लो हम डी के लिए बात करते हैं, डी के लिए अगर मान लो लेट ए पे पावर m और b पे पावर n है, लेट अस देन कुछ नहीं डिफरेंशिएशन आना चाहिए। हम अगर dx लिख दें तो लिखेंगे कितना, b पे पावर n m dA प्लस a पे पावर m n b पे, सॉरी इसमें तो ये भी तो आएगा, डिफरेंशिएशन लिखोगे तो ये आ जाएगा, थोड़ा इसको ठीक से लिख दो, एक कॉमन ले लो तो a पे पावर m हो जाएगा, b के हो जाएगा n, b पे पावर n माइनस 1 d प्लस b पे पावर n m a पे पावर m माइनस 1 dA, ऐसा लिखते हैं। सो अगर dx बाई एक्स भाग दे देते हैं उसी से, तो ये जो भाग देंगे तो ये आ जाए कितना, ऐसे तो कैलकुलेट कर सकते हो अपने भी, b पे पावर n माइनस 1 db प्लस b पे पावर n m n माइनस 1 dA, अब बाई आ जाएगा a पे पावर m b पे पावर n, सिंपल। ठीक है, इसका मतलब ये आ जाएगा b पे पावर n, b पे पावर n आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपल, ये आ जाएगा कि जैसे देखो m d a m ना dA बाई a प्लस n dB बाई b। सो अब अगर हम डेल्टा x डेल्टा के टर्म में लिख दें, इसे डेल्टा x डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी समझ में दिक्कत होती है इसलिए हम ऐसे लिख दिए प्लस n डेल्टा b बाई b, ये एरर आ जाएगा मैक्सिमम। हालांकि मैक्सिमम भी यही होगा और एक्चुअल भी यहाँ पे यही होगा, क्योंकि यहाँ कोई माइनस साइन वाला मामला नहीं है। अगर हम मान लो कि ई बात करें, ई में हम बात करते हैं लेट से लेट x बराबर a पे पावर m और b पे पावर n, ऐसा। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग तो dx बराबर लिखते हैं तो ये हो जाएगा a पे पावर, पहले b पे पावर कर लो 1 बाई b पे पावर n इंटू m a पे पावर m माइनस 1 और dA प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा a पे पावर m, ठीक है ना, और ये आ जाएगा माइनस n, b पे पावर हो जाएगा n माइनस 1 माइनस n dB, मैंने b पे पावर देखो ऊपर माइनस 1 जाएगा तो माइनस n तो उससे गुना हो जाएगा, एक पावर घट जाएगा dB, a पे पावर m आ जाएगा। इसका मतलब ये कि dx बाई d, सो dx बाई x लिख देंगे तो ये डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट में क्या लिख रहे हैं
कि ये जो आ जाएगा सो आ जाएगा m डेल डी ए, या डायरेक्ट यहाँ छोड़ो ना, तुम कैलकुलेशन कर सकते हो खुद भी, ठीक ना। ये हो जाएगा डेल्टा x, तो ये हो जाएगा m डेल्टा a बाई ए माइनस n डेल्टा b बाई b। अब यहाँ पे फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर और मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो हम यहाँ पे ये प्लस लिख देंगे। डेल्टा x बाई एक्स का मतलब हो जाएगा m डेल्टा a बाई ए प्लस n डेल्टा b बाई b। फॉर एक्चुअल एरर हम यहाँ लिखें फॉर एक्चुअल एरर, एक्चुअल एरर के लिए बात करेंगे तो डेल्टा x बाई एक्स के लिए लिखते हैं तो दिस इज m डेल्टा a बाई ए माइनस n डेल्टा b बाई b। बस इस तरह से माने हम लोग इसमें सवाल बनाते हैं। अब वैसे कुछ दिया रहेगा, कैसा फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें बहुत नहीं रहता है, लेकिन आप इस तरह से इसको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कहता है फॉर यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट टू स्टेटमेंट्स, इफ ए स्क्रीन मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन of slits, angular separation of the fringe, angular separation का क्वेश्चन कर रहा है। if lambda, if the monochromatic source is replaced by another monochromatic larger wavelength, the angular separation of the fringe, अब इसमें डिग्री है कौन सा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो बीटा जो है, बीटा इसका नाम है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, ये हम लोग लिखते हैं लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। वैसे इसका डेरिवेशन है तो लैम्डा डी बाई डी। अब इसमें क्या है कि बीटा बाई डी लिखते हैं, अगर इसको हम लोग बोलते हैं बीटा थीटा, माने एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो अगर यहां से ये डी इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी। जहां किसका नाम क्या है लिखते हैं, वेयर, लैम्डा बराबर होगा वेवलेंथ, डी जो हो जाए सो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द सोर्स एंड स्क्रीन, मान प्लेन ऑफ द स्क्रीन, और स्मॉल डी जो हो गया सो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स। सोर्सेस। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देख लो, पता है कि अगर मान लो इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम, माने अवे फ्रॉम द प्लेन, माने कहने का ये कि स्क्रीन जो है सो प्लेन से मूव अलग ले जाएंगे तो कैपिटल डी में चेंज आएगा, ठीक है। तो कैपिटल डी में चेंज आ जाएगा तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज रिमेंस कांस्टेंट, अच्छा रिमेंस कांस्टेंट सही है, तो रिमेंस कांस्टेंट है, इसका नहीं भी सही है। उसका कह रहा है कि अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स के अंदर कोई और लार्जर वेवलेंथ कर दे तो एंगुलर सेपरेशन डिक्रीजेज। तो देखो एंगुलर सेपरेशन अगर वेवलेंथ के प्रोपोर्शनेट हो जाएगा यहाँ से, बीटा दिस इंप्लाइज कि बीटा थीटा जो हो जाएगा सो प्रोपोर्शन लैम्डा, तो अगर लैम्डा बढ़ेगा तो बीटा थीटा बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये गलत है, माने स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है। तो हमको लगता है सर ये दूसरा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट, ठीक है। अब है कि इससे रिलेटेड थ्योरीज की बात कर लेते हैं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या चीज है, जो देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, चलो एक्सपेरिमेंट को हम ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। ये है कि यहाँ पे जो है सो दो सोर्स जो है, ये S1 है, ये S2 है, ये स्क्रीन है,
ठीक है, यहाँ से जाके U, यहाँ से जाकर के ये U ऐसे मिल रहा है। ठीक है, चाहोगे तो आप मेन सोर्स भी रख सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये हो गया मान लो पॉइंट P, ये इसको हम XN बोलते हैं। ये कैपिटल D हो गया और ये स्मॉल d हम डायरेक्ट बोल देते हैं। ऐसे 2D नॉर्मली लेते हैं कि सुविधा हो, लेकिन यहाँ हम स्मॉल d बोल देते हैं। अब इसमें हम लोग जो लिखते हैं तो फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज जो डेल्टा x होता है जिसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं, पाथ डिफरेंस ये n लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, फॉर डार्क फ्रिंज तो डेल्टा x जो हो जाएगा माने पाथ डिफरेंस ये 2n - 1 या प्लस λ/2 होना चाहिए। ये कंडीशन है। ठीक है, अब अगर हम पाथ डिफरेंस यहाँ से कैलकुलेट करें तो हम डायरेक्ट पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, माने डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है सो फॉर फिगर्स ऑन डेल्टा x माने पाथ डिफरेंस ये हो जाएगा S2P - S1P बाई S1। चलो ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। S1P का मतलब आता है, देखो यहाँ से ये जो हो जाएगा सो अगर d/2 हो जाएगा ये, तो xn d/2 माने xn + d/2, ये S2P इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा। इसी तरह से माने उसकी जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। Hence, फाइनली तो पाथ डिफरेंस लिखेंगे डेल्टा x xn d/d, ये आ जाएगा xn पाथ डिफरेंस अगर लिखेंगे तो xn ये आ जाएगा d/d। तो फॉर लिखते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंजेस इसे कैलकुलेट करने में थोड़ा सा आसान पता पड़ता है। तो डेल्टा x बराबर हो जाएगा xn d/d बराबर n लैम्डा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि xn बराबर हो जाएगा n लैम्डा d/d। ठीक है, जहां पे n जो होगा n बराबर नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, फॉर n बराबर लिखते हैं फॉर n बराबर 0, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट ये xn बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इस सेंट्रल ब्राइट के लिए फिर n बराबर 1 2 3 4 करते जाओ, तुमको फ्रिंज पैटर्न मिलता जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, और डार्क फ्रिंजेस लिखते हैं, और डार्क फ्रिंजेस डेल्टा x बराबर हो जाएगा दिस इज xn 2d/d और ये आ जाएगा 2n - 1 λ/2। ठीक है, इसका ने xn बराबर यहाँ से लिखते हैं xn 2n - 1 λd/4d। या 2d माने इसमें हम लोग d माने थे तो हम यहाँ 2d नहीं लिखे d लिखेंगे। ठीक है, इसमें आ जाएगा लैम्डा ये। तो ये हो गया तुम्हारा डार्क फ्रिंज के लिए। इसमें भी पुट करोगे वैल्यू तो इसका ने xn बराबर हो जाएगा ये लैम्डा d/2d 3 लैम्डा d/2d 5 लैम्डा d/2d। इसी तरह से अगर इधर हम लोग देखना चाहें तो जैसे यहाँ पुट करेंगे ऑल्सो तो xn बराबर आ जाएगा। देखो 0 पुट करेंगे 1, अगर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना लैम्डा d/d 2 लैम्डा d/d 3 लैम्डा d/d। इसका मतलब ये है अगर हम देखना चाहें तो हर ब्राइट के बीच में डार्क का पोजीशन है और हर डार्क के बीच में मतलब ब्राइट डार्क अल्टरनेट आ जाएगा। इसमें हम अगर लिखना चाहें
So alternatively the bright dark fringes will be produced on the screen with central bright माने सेंट्रल ब्राइट के साथ ये अल्टरनेटिवली डार्क ब्राइट मतलब कहने का अगर इसको दिखाना चाहे स्क्रीन का तो यहाँ पे ब्राइट आ जाएगा, फिर ये जो डार्क, फिर इधर भी डार्क, फिर यहाँ ब्राइट, फिर इधर भी ब्राइट, माने ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ब्राइट सेंट्रल, ये सेंट्रल ब्राइट हो गया, सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, और उसके बाद जो है ना अल्टरनेटिवली डार्क ब्राइट ये ऊपर नीचे दोनों साइड आएगा। ये जो सेंट्रल पॉइंट है मतलब ये यहाँ जो है ये सेंट्रल जो है इसके दोनों साइड आते चला जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह के ये आएगा। अब रही बात की एंगुलर का, चूंकि क्वेश्चन में तो एंगुलर वाला मामला था तो हम जरा सा इसको एंगुलर के लिए देख लेते हैं। देखो ये हो गया इस तरह से स्क्रीन में, ये S2 ये S1, हम इसको पूरे को D बोल देते हैं। नॉर्मली किताब होता में जो है 2D रहता है, थोड़ा सुविधा होती है। ये हो गया और ये यहाँ से आ गया, यहाँ से जो सेंटर पे जो ये फ्रिंज पैटर्न जो एंगल बनाएगा जैसे P है, ये XN है। ठीक है, और ये सेंट्रल पॉइंट है, ये हो गया सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, इसमें ये D है, पाने की जरूरत नहीं है। ये थीटा है, या हम इसको बीटा थीटा बोल, सॉरी थीटा है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो बीटा जो है फ्रिंज विड्थ, बीटा हो जाएगा फ्रिंज विड्थ। तो ये किसी के लिए भी लिखेंगे xn 1 + 1 - x, और ये आ जाएगा लैम्डा dy d, ये बीटा आ जाएगा। इसको ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ n। इसका किस ऑर्डर का, n का मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, माने किस ऑर्डर का ये है, मतलब अच्छा ब्लैक और डार्क दोनों के लिए सेम है, तो सेम फॉर ब्लैक माने डार्क फ्रिंज, सेम फॉर डार्क एंड ब्राइट। इसका माने इसका मतलब ये हो गया कि ब्राइट मतलब जितना दिन सुख का रहेगा, अगर हम ब्राइट डार्क का ऐसे कहें, डार्क माने दुख का पीरियड और ब्राइट माने सुख का पीरियड, तो जितना दिन दुख का रहेगा उतना दिन सुख का रहेगा, ऐसे समझ लो। ठीक ना, मेहनत के लिए जो है जितना दिन मेहनत का रहेगा उतना दिन आराम का रहेगा, एकदम सिंपल सा सिचुएशन है। तो ब्राइट डार्क के लिए सेम रहेगा। इसी में हम लोग लिखना चाहें, लिखते हैं फॉर एंगुलर कैलकुलेशन, ठीक है, तो एंगुलर कैलकुलेशन के लिए लिखते हैं पहले तो ये लिखेंगे, जरा से देखो, फॉर ब्राइट तो लिखते हैं, आया था कितना, xn लैम्डा d बाय n लैम्डा d बाय t। मैंने हम लोग पढ़ाते भी हैं तो 2D है, d नहीं रखते, लेकिन चलो यहाँ क्वेश्चन में है तो इस हिसाब से। तो ये xn बाय कैपिटल D अगर लिखते हैं ये tan थीटा होगा, माने थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा n, एंगुलर पोजीशन फॉर ब्राइट, भाई ब्राइट फ्रिंज कहने का मतलब ये। ठीक है, फोटो से क्लियर है कि ये लिखेंगे, तो दिस विल बी n लैम्डा बाय d थीटा n, ऐसे लिखेंगे। फॉर डार्क
डार्क फ्रिंज के लिए लिखेंगे xn बराबर हो जाएगा दिस इज 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। दिस इंप्लाइज कि अगर यहाँ पर भी xn बराबर बाई कैपिटल डी लिखते हैं तो थीटा n और ये आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2d। ठीक है, और ये हो गया पोजीशन ऑफ माने एंगुलर पोजीशन, सॉरी एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ द फ्रिंज विड्थ बीटा थीटा लिखते हैं तो थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, जैसे देखो ये n से कैंसिल हो जाएगा लैम्डा बाई 2 ये बीटा थीटा ये आ जाएगा तुम्हारा। इसका नाम बीटा थीटा जो है सो डिपेंड करेगा लैम्डा पे एंड बीटा थीटा जो हो जाएगा सो से टूडी हटा दो भाई, इधर भी लिखा गया क्या टूडी हटा दो, टूडी ये तो टूडी खा रहेगा, कैलकुलेशन में था। चलो तो ये आ जाएगा 1 बाई डी। ठीक है, जहां पे डी क्या है और बीटा थीटा जो हो जाएगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, जहां पे कौन सा क्या है। ठीक है ना, लैम्डा वेवलेंथ है मोनोक्रोमेटिक लाइट का। ठीक है ना, इसमें अगर बहुत सारा लाइट का एक साथ इंसिडेंट करा देंगे तो फिर ओवरलैपिंग वगैरह होना शुरू हो जाएगा, तो ये सब चीज नहीं पूछेगा अभी उतना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि रेडियो एक्टिव रेडियोएक्टिविटी जो है 20 मिनट में हाफ लाइफ दिया हुआ है। इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस ड्रॉप टू 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू है वो उसके लिए। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन माने फॉर एक्टिविटी के लिए बात करेंगे तो हम लिखते हैं a बराबर a नॉट e पे पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है, तो लैम्डा इंटू टी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हाफ लाइफ दिया हुआ है। हाफ लाइफ का मतलब ये हो गया कि लैम्डा बराबर लिखेंगे 0.693 बाई टी हाफ। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे क्या लिख सकते हैं और करके लिखेंगे तो a बाई a2 a नॉट दिस इज हाफ बाई टाइम। ये यहाँ पे टाइम लिखते हैं, जहां पे टाइम क्या है, टाइम अगर हम इसको t बोल दें तो ये हो जाएगा, सॉरी ये इस पर हम लोग p बोलते हैं, इसको p, और अगर इसको लिखेंगे तो p बराबर हो जाएगा टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ, माने कितना टाइम लगा। ठीक है ना, माने कितना बार वो हुआ। जैसे देखो हाफ लाइफ क्या है कि जितना इनिशियल अमाउंट होगा उसका आधा हो जाएगा, तो एक हाफ लाइफ के बाद टोटल टाइम बटा एक हाफ लाइफ, फिर उसी तरह से ये आ जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, दिस इंप्लाइज 1/16 बराबर हो जाएगा 1/2 p। तो p का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4। अच्छा, p का वैल्यू 4 का मतलब हो गया दिस इंप्लाइज कि 4 बराबर टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ। इसका मतलब हो जाएगा टोटल टाइम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और गुने हाफ लाइफ 20 है 80 मिनट। 80 मिनट। ठीक है, तो 80 मिनट में ऐसे भी सोचो कि 20 मिनट में आधा हो जाएगा, अगला 20 मिनट में 1/4 40 मिनट हो गया, अगला 20 मिनट में फिर उसका आधा तो 1/8 60 मिनट हो गया, अगला 20 मिनट में 1/16 हो जाएगा, 80 मिनट होगा, 80 मिनट होगी, तो ऐसे आ जाएगा। अब है क्या कि रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या है, तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिखते हैं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स फॉर रेडियो एक्टिविटी।
रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसमें जो n होगा न्यूक्लियस का जो होगा सो n ये e पे पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। दूसरा इसका ना n बाई n नॉट लिखते हैं e पे पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है, तीसरा n बाई n नॉट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? तो ये हाफ इंटू टाइम टी लिख सकते, सॉरी पी लिखते हैं, ये हाफ में और ये पी, वेयर पी बराबर जो आ जाएगा सो टोटल टाइम बटा हाफ लाइफ, इसे लिखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हम यहाँ से पी 1 लिखेंगे तो ये 1 अगर हो जाता है तो जितना हाफ लाइफ है टोटल टाइम भी हाफ ही लगा, तो इसका आधा हो जाएगा वगैरह होगा। ये जो टर्म है एक्टिविटी के लिए अगर हम लोग बात करें तो एक्टिविटी बराबर लैम्डा इंटू एन, इसका नाम है एक्टिविटी। इसमें थोड़ा सा नोटेशन अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा ए एक्टिविटी का ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ऊपर वाला इक्वेशन में हम अगर लिख दें इस इंप्लाइज कि n बराबर n नॉट e पे पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, हम लैम्डा से गुना कर देते हैं, लैम्डा इंटू n, लैम्डा इंटू n नॉट e पे पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। इसका एक्टिविटी जो आ जाएगा a बराबर ये a नॉट e पे पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। एक तो रिलेशन एक्टिविटी का ये आ गया, अगेन ठीक है, ये हो जाएगा a बाई a नॉट, इस हाफ टाइम, या टाइम ही रहने दो, ये टाइम फिर क्या हो जाएगा वही टाइम, अगर t लिखते हैं तो टोटल टाइम आ रही यार, इसमें तो p आ जाएगा ना, ये p बराबर टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ। ठीक है, हम यहाँ से इसके बाद जो है सब और भी बहुत सारा चीज है इसमें, ठीक है ना, बट हमको लगता है कि इतना से अपना काम तत्काल चले। ठीक है, जैसे इसमें अगर हाफ लाइफ लिखना चाहें तो हाफ लाइफ टी हाफ, ये हो जाएगा 0.693 बाय लैम्डा। एवरेज लाइफ कैपिटल टी इसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसी में जो है सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं, थोड़ा सा देख लो, माने इसी तो बहुत कुछ नहीं करना, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि जैसे मान लो ए है, ये बी में कन्वर्ट हो, ये सी में चला गया, यहाँ पे ये अनस्टेबल था, अनस्टेबल स्टेबल, ये भी अनस्टेबल हो गया, ये हो गया स्टेबल, ये स्टेबल। ठीक है, तो चूंकि ये अनस्टेबल था, न्यूक्लियस और उसका टूटना शुरू हो गया, तो मान लो हो सकता है कि ये लैम्डा 1 से टूटे, ये लैम्डा 2 डीके कांस्टेंट से डीके होना शुरू हो जाए। ठीक ना, इसको बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट, ये हो गया पेरेंट, या ऐसे बोल दो, अगर इसको हम बोलते हैं पेरेंट तो ये हो जाएगा डॉटर, और ये हो गया ग्रैंड डॉटर। ये कुछ ऐसा है। ठीक है, बाकी इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह भी है। एक चीज देखो, एक चीज पे क्या है कि जिस रेट से ये टूट रहा है, अगर इधर नहीं होता तो उसी रेट से ये बन रहा है, लेकिन अभी क्या है कि ये जिस रेट से टूट रहा है उस रेट से ये तो बन रहा है क्योंकि टूट नहीं रहा है, बट इसका क्या है कि जिस रेट से इधर आ रहा है उसमें से कुछ निकल के टूट भी जा रहा है, तो इसका जो नेट है उसका टूटने का रेट नहीं है, माने इसका टूटने का माइनस इसका बनने का,
ये रेट इसका कुछ इस तरह से है। तो हम इसके लिए लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं, बट अभी वैसा कुछ नहीं है, अभी फिलहाल उतना डिटेल्स में बात नहीं कर सकते। एनीवे ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैपेसिटर का सवाल है, कहने की जरूरत नहीं है कि पहले तो सॉल्यूशन हम देख लें। सॉल्यूशन हम देखेंगे तो ये दोनों हो जाएगा, देखो ये दोनों हो जाएगा पैरेलल में, तो पैरेलल में आ जाएगा तो कितना डायरेक्ट जुटेगा, तो ये हो जाएगा 3 3 6 और उसके साथ ये आ जाएगा, ठीक है ना। माने हम ये कर सकते हैं, इसको अगर हम दिखाना चाहें तो ये आइए इसी 6 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा ए ये बी, तो सी ए बी लिखेंगे, ये हो गया 6 गुने 3 6 + 3 9 6 18 2 आ जाएगा, चलता है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो 2 माइक्रोफैराड इसमें आ जाएगा इसमें। अब एक इसके लिए कॉन्सेप्ट के नाम पे हम लोग रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो रिवीजन में काम आएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर वगैरह के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कैपेसिटर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट में क्या हुआ, 2 प्लेट पैरेलल रहेगा, ये बीच का गैप है, ये इसका एरिया ए है, प्लेट एरिया, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं, इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो C बराबर जो हो जाएगा, ठीक ना, ये हम लिखते हैं Q बाय डेल्टा Q बाय डेल्टा T, ये डिफरेंशियल हो गया। ऑल्सो अगर इसमें हम लोग लिखें तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय T when filled with dielectric constant K। मान लो अगर K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मान कोई मटेरियल है ऐसा जिसमें कि K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इससे भर दिए अगर इसमें हम, ठीक है, तो बात करेंगे तो ये हो जाएगा C, ये एयर के लिए से हम लोग बात कर लेते हैं, तो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बाय T, ठीक है। ग्रुपिंग अगर हम लोग बात करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो ग्रुपिंग में हम लिखते हैं, अगर मान लो ए में सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग अगर लिखेंगे इसमें, तो मान लो कि ये सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये A है, ये B है, ये C1 है, C2 है, ये C3 है, थोड़ा अच्छे से लिख दो इसको, ये C3 है। इसको हटा के हम एक ही कैपेसिटर लिखना चाहते हैं CS सीरीज के लिए, S सीरीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, जो कि तीनों मिलके जो काम कर रहा है वही काम ये अकेला करेगा, ठीक है। तो हम अगर इधर से चार्ज भेज देते, मान लो इसको हम कोई सेल से जोड़ दें इसे, तो इधर से अगर हम चार्ज भेज देते हैं Q, तो इस पर चार्ज आएगा Q, ये माइनस, इस पर चार्ज आएगा, ये माइनस नेगेटिव इंड्यूस करेगा, ये इस पे चार्ज आ जाएगा। अब देखो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ, क्या है कि इस पर पॉजिटिव है तो इंड्यूस कर दिया, अब नेगेटिव है ये, तो चूंकि ये आइसोलेटेड पार्ट है इसलिए इस पर 0 होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। ये नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव इंड्यूस कर दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आइसोलेटेड है इसलिए 0 होना चाहिए, तो इसलिए जितना पॉजिटिव होगा उतने ही नेगेटिव हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इसी तरह से सिचुएशन है। तो हम अगर इसमें इसका नाम ले दो P, इसका नाम ले दो Q, हम लिखते हैं VA माइनस VP, ये हो जाएगा Q बाय C1, VP माइनस VQ, Q बाय C2, VQ माइनस VB, Q बाय C3, ठीक है। तीनों को जोड़ दो, तो ये गया, इसका मतलब VA माइनस VB जो हो जाएगा, ये Q 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन, यहाँ से लिखते हैं कि VA माइनस VB बराबर हो जाएगा, चार्ज इतना ही भेजना पड़ेगा Q, तो Q बाय CS
दूसरा हम फ्रॉम फर्स्ट और टू बात करेंगे, अगर हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर बात करें तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसे लिखेंगे, सब पता होगा आपको, ये सब तो सिंपल चीज है, ठीक है ना। और टू कैपेसिटर्स ये CS बराबर लिखते हैं C1 C2 बाई C1 प्लस ये आ जाएगा डायरेक्ट इसको करके, ठीक है। फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स तो ये CS जो हो जाएगा ये हो जाएगा C/n आइडेंटिकल। मतलब इससे क्या है ना कि हम इफेक्टिव घटाते हैं, अब वोल्टेज इसमें बढ़ाते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस increases whereas effective capacitance या capacity decrease, ये चीज हो क्लियर। इसी तरह से अगर हम लोग मान लो कि पैरेलल ग्रुपिंग के लिए बात करें तो लिखेंगे फॉर पैरेलल ग्रुपिंग, ये में लिखे थे क्या, और पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हम यही पॉइंट लिख दें तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा कि इफेक्टिव कैपेसिटी इंक्रीजेज, सब जोड़ करके आते चला जाएगा, इंक्रीजेज इफेक्टिव वोल्टेज, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर इसके लिए हम लोग बात करना चाहें तो जरा देखो, अगर इसमें लिखते हैं ये मान लो ये है, ये B है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और इधर से ये जो इफेक्टिव आ जाएगा ये हो जाएगा CP, ठीक है। ये उतने ही काम करेगा जितना कि मिल करके इधर से चार्ज Q है, ये प्लस प्लस आ जाएगा, ये माइनस कुछ इस तरह से, इधर से अगर जोड़ दो ही है तो ये आ जाएगा Q, देखो यहाँ से Q1 आ गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, हम लिखेंगे Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। A और B पॉइंट दिए हैं तो यहाँ भी हम लोग A और ये B पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं जैसे CP इंटू A VA माइनस VB बराबर हो जाएगा C1 VA माइनस VB, C2 VA माइनस VB प्लस C3 VA माइनस VB। देखो VA माइनस VB कट जाएगा, इसका इस केस में जो CP आ जाएगा ये C1 प्लस C2 प्लस C3, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और n आइडेंटिकल कैपेसिटर और n आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर बात करेंगे कैपेसिटर्स तो Cp जो हम लिख देंगे ये NC,
ठीक है। ऐसे तो इस पर बहुत सारा सवाल है, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग हो गया, फिर पैरेलल प्लेट वाला सिस्टम रहेगा, तो इसमें बहुत सारा चीज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिखते हैं। होप कि ये फायदेमंद होगा आपके लिए। दूसरा ये है कि इसको जब भी आप रिवीजन करिएगा, मान लो ये कैपेसिटर में कुछ और दूसरे तरह का क्वेश्चन अगर अगला पार्ट में आएगा तो हम उसमें थोड़ा और डिस्कस करेंगे। इसमें चूंकि पैरेलल सीरीज ही था तो इसलिए हम लोग चुपचाप पैरेलल सीरीज बात कर ली, चूंकि इसमें कैपेसिटर का सर्किट भी होता है, मैंने बहुत सारी चीजें हैं, पढ़े हो गए। ठीक है, तो बाय द वे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें इसको आप कलम कॉपी लेके जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अगला जो है वीडियो में हम क्या करेंगे, क्योंकि थोड़ा फिर लंबा हो जाएगा, ये लंबा हो गया है। ठीक है, तो अब अगला में हम लोग क्या करेंगे कि 21 से लेकर के 30 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर उसी हिसाब से फिर जो भी जितना भी होगा, जो थ्योरी डिस्कस करना होगा हम लोग थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें होप कि ये आपको मतलब यह समझ में आ रहा होगा और फायदेमंद भी होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि फायदेमंद होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।